एक बार की बात है, जूनागढ़ में राजा भैरव सिंह नाम का राजा रहा करता था। वो एक अच्छे राजा थे। उनका एक छोटा भाई और एक पत्नी थी, जिनके साथ वो खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। राजा के छोटे भाई का नाम वीर था। बचपन से ही दोनों भाई हर चीज में काबिल थे। दोनों में काफी प्रेम था। एक बार जब राजा भैरव सिंह अपने छोटे भाई वीर सिंह के साथ एक लंबी यात्रा करके अपने राज्य लौट रहे थे। देखिए, यहाँ एक नदी है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। घोड़े भी काफी देर से चल रहे हैं, वो भी थोड़ी देर पानी पी लेंगे। ठीक है, हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। घोड़े पानी पीते हुए, और वहाँ छुपे राजा के दुश्मन। जाओ, सबके सब छुप जाओ। जैसे ही मैं इशारा करूं, राजा को मार देना। और हाँ, सब लोग अपने मुंह अच्छे से ढक लेना। जी सरदार, आप बेफिक्र रहें, आज भैरव सिंह नहीं बच पाएगा। सेनापति, देखो यहाँ कितनी अच्छी जगह है, मन एकदम शांत हो गया। हाँ महाराज, आपने सही कहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। तभी कुछ दूर सामने जंगल में छुपे दुश्मन सिपाही राजा पर तीर चलाते हैं। और सेनापति भीम सिंह राजा को बचा लेते हैं। अरे नहीं, आज फिर ये सेनापति बीच में आ गया। महाराज, लगता है कोई है जो आपको मारना चाहता है। जाओ, महाराज को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। कौन है? किसने किया ये हमला? सामने आओ, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन सबको घेर लो, आज यहां से कोई भी बच के न जाने पाए। सैनिकों, जाओ और इन सबको पकड़ लो। भैया को सही से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ, इन्हें मैं देख लूंगा। वीर, अपना ध्यान रखना। आप जाओ भैया, इन्हें मैं देखता हूं। सेनापति और राजकुमार वीर ने काफी देर तक उन सब का सामना किया। इसके बाद वो सब भाग गए। उन्हें हराने के बाद वो सब महल लौट आए। सेनापति, आज आपने मेरी जान बचाई। महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे महाराज हैं। आपके लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। तुम्हारी वफादारी पे मुझे गर्व है सेनापति। और भाई वीर, तुम जैसा भाई किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे भाई हो। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। वैसे भैया, मुझे कुछ कहना था आपसे। वो मैं कुछ समय के लिए तीर्थ पर जाना चाहता हूं। भगवान की सेवा में अपना कुछ जीवन बिताना चाहता हूं। मैं चाहता तो हूं कि तुम्हें खुद से दूर न जाने दूं, पर जब तुमने मन बना लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दोनों भाई गले मिलते हुए। इसके बाद वीर चला गया। कुछ दिनों बाद जब देश में बसंत आने की खुशी में उत्सव की तैयारी चल रही थी, तभी राजा के पास दौड़ते हुए उनके सेनापति भीम पहुंचे। क्या हुआ सेनापति भीम सिंह? महाराज, आपके लिए पत्र आया है। पत्र? किसका पत्र? महाराज, हमारे पड़ोसी देश के राजा रविसार जी का। ठीक है, इधर दो। हे राजा, मैं राजा रविसार, हमारे पिता राजा वीरेंद्र सिंह अब नहीं रहे, और इसी का फायदा उठाते हुए हमारे दुश्मन राज ने हम पर हमला कर दिया है। हमें पिताजी द्वारा हमेशा से उनके और आपके पिताजी के बीच के अच्छे संबंधों के बारे में बताया गया था। आज इस कठिन समय में उनके अच्छे संबंधों को बनाए रखने का समय है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी मदद करेंगे और दोनों देशों के बीच चली आ रही दोस्ती को बनाए रखेंगे। राजा रविसार।
ये पत्र पढ़ते ही राजा को अत्यंत बुरा लगा। सेनापति भीम सिंह, आज ही सेना को बता दीजिए कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए और हम कल ही राजा रविसार की मदद के लिए उनके देश जाएंगे। महाराज, आपको तुरंत निकलना चाहिए। मंत्री भानु, आप भी चलिए युद्ध में, हमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी। महाराज, क्या बात है? वो मैं कह रहा था कि महाराज, अगर हम सब चले जाएंगे तो राज्य की रक्षा कौन करेगा? और महारानी भी अकेली है, उनको अकेला रखना ठीक नहीं रहेगा। मैं ऐसा करता हूं कि कुछ सैनिकों को महारानी और राज्य की देखभाल के लिए बोल देता हूं। मगर महाराज, सैनिकों के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। आप अपने किसी भरोसेमंद आदमी को छोड़ दीजिए। समझ नहीं आ रहा किसे रुकने को कहूं। महाराज, इसमें सोचने का क्या है? मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तब तक हमारे देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ठीक है, तुम रुक जाओ। महाराज, मैं सैनिकों को कल के लिए तैयार करता हूं। ठीक है। महाराज और सेनापति के जाते ही मंत्री भानु का तकिया कलाम। जाओ महाराज, जाओ। यह आपके जीवन का आखिरी युद्ध होगा, क्योंकि मैं मंत्री भानु हार कभी न मानू। मंत्री भानु दुश्मन राजा बृजभान से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि एक बढ़िया खबर लाया हूं महाराज। राजा भैरव सिंह अपने पड़ोसी राज्य के राजा रविसार की मदद के लिए उनके देश जा रहे हैं। हमारी योजना सफल हुई महाराज, क्योंकि मैं मंत्री भानु हार कभी न मानू। तुम वापस लौट जाओ, मैं ये खबर उनको देकर आता हूं। बाकी जो भी योजना होगी वो तुम तक पहुंचा दी जाएगी। जी महाराज। इसके बाद राजा बृजभान एक अजनबी से मिलता है। काम हो गया है, अब बस बसंत उत्सव के दिन का इंतजार है। हाँ, उस दिन जब सब अपने काम पर लगे होंगे, हम राज्य में हमला कर देंगे और फिर पूरा राज्य हमारा होगा। दूसरी तरफ सेनापति भीम ने ये संदेश अपनी सेना को दिया। हमारी सेना के महान योद्धाओं, राजा का आदेश है कि हम कल ही हमारे मित्र देश की मदद के लिए उनके देश जाएंगे। उनके देश पर हमला हुआ है, इसलिए उन्होंने हमारे राजा से मदद मांगी है। हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने राजा की आज्ञा का पालन करें। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। सेना का ऐसा उत्साह देखकर सेनापति बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सेनापति के साथ मिलकर जल्द ही सारी तैयारियां कर ली। महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं कल के युद्ध की तैयारी करवाता हूं। ठीक है भीम सिंह, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। राजा कमरे में जाता है। उसके बाद राजा रानी से बात करता है। महारानी, आज हमें हमारे पड़ोसी राज्य के राजा रविसार का पत्र मिला। उनके देश में युद्ध का माहौल बना हुआ है। हमारे पिताजी के अच्छे संबंध होने की वजह से उन्होंने हमसे मदद मांगी है, और एक पुत्र होने के कारण अपने पिता के हर संबंधों का सम्मान करना मेरा दायित्व है। आज बहुत सारी तैयारी करनी थी, जिसकी वजह से आपको ये सब बताने का वक्त ही न मिल सका। कोई बात नहीं महाराज, आप अपने कर्तव्य का पालन करें। आप इस राज्य का ध्यान रखना। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी गैर मौजूदगी में इस राज्य का ध्यान रखूंगी। आप पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। और हाँ, इस बार का बसंत उत्सव हमारे लौट कर आने के बाद मनाया जाएगा, ताकि बसंत उत्सव की खुशी दुगनी हो जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज,
युद्ध की जीत की खुशी उत्सव की खुशी को दोगुनी कर देगी। सुबह होते ही राजा अपनी सेना के साथ अपनी मंजिल पर चल पड़े। बसंत के आने में करीब 1 माह का समय था। रानी को अपनी कुल देवी की पूजा में उन्हें एक साड़ी अर्पित करनी थी, जो कि रानी हर बार अपने हाथों से ही बनाती थी। इस बार साड़ी बनाते हुए रानी प्रजा को बताना भूल गई कि बसंत का उत्सव राजा के आने के बाद मनाना है। रानी को जैसे ही स्मरण हुआ, उन्होंने तुरंत संदेशवाहकों से बुलावा दे भेजा। राज्य में सबको बता दो कि इस बार बसंत उत्सव महाराज के आने के बाद मनाया जाएगा। कुछ दिनों बाद जब महारानी अकेले बैठी थी, तभी उनसे उनका गुप्तचर मिलने आया। महारानी, हमें ये संदेश मिला है कि आज से ठीक बसंत उत्सव के दिन हमारे देश में दुश्मनों का हमला होने वाला है। क्या हमला इस समय? अभी तो महाराज भी यहाँ नहीं है। मैं उन्हें कैसे सूचित करूं कि हमारा देश खतरे में है? जाइए और महाराज को ये सूचित करिए कि देश को उनकी आवश्यकता है। जी महारानी, हमें ये भी पता चला है कि महल में कोई है जो दुश्मन की मदद कर रहा है। क्या हमारे महल में जासूस? कौन है वो गुप्तचर? महारानी, ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जल्द ही उस जासूस के बारे में पता चल जाए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। रानी पूरी रात भर यही सोचती रही कि कैसे उस जासूस का पता लगाया जाए। तभी रानी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने भाई को एक पत्र लिखा। भैया, हमारे देश में दुश्मन हमला करने वाले हैं। मुझे आपकी जरूरत है। महाराज भी युद्ध में गए हैं। इसी का फायदा दुश्मनों ने उठाया है। आप बसंत उत्सव के दिन सुबह होने से पहले अपनी सेना को लेकर हमारी सरहद की दिशा में फैल जाना, ताकि जैसे ही दुश्मन वापस जाने की कोशिश करे, वैसे ही आप उसे पकड़ लें। और आप मेरे भतीजे अरविंद को मेरी मदद के लिए भेज दीजिए। हमारे महल में कोई गुप्तचर है जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अरविंद से कहना कि वो महात्मा की तरह बन के आए और अपने साथ कुछ लोगों को उसकी तरह पंडितों के कपड़े पहना के लाए। मैं सबको कह दूंगी कि आप मेरे मायके के सिद्ध पंडित हैं। इस बार देवी की पूजा के लिए मैंने आपको बुलाया है। बस उसे कहना कि वो जल्दी पहुंच जाए। रानी के बोलने पे अरविंद महापंडित बन के बहुत जल्द वहां पहुंच गए। उनके आने के बाद सब जगह उनकी जय जयकार होने लग गई। ये बात जब भानु को पता चली तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने महारानी से पूछा, अब ये महात्मा लोग महल में क्या करने आए हैं महारानी? आपने इन्हें क्यों बुलाया है? आप तो जानते हैं महाराज युद्ध में गए हैं और मुझे उनकी चिंता है। उनकी सलामती के लिए मैंने इनको बुलाया है। ये जिनसे भी खुश होते हैं, उनकी मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। क्या महारानी सच में ये इच्छा पूर्ण कर देते हैं? इसलिए मेरा नाम है भानु, हार कभी न मानो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वरना मैं ऐसे किसी से अपनी कुलदेवी की पूजा करवा दूंगी? क्यों ना महापंडित को खुश कर दूं? क्या पता वो मेरी इच्छा पूरी कर दें। सबके जाने के बाद मंत्री महापंडित के पास पहुंचता है। महापंडित जी, मैं मंत्री भानु प्रसाद यहाँ का राजमंत्री हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताना, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। वैसे महारानी बता रही थी कि आप किसी की कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। कोई शक? वत्स, महात्मा लोग हैं हम। नहीं नहीं महापंडित जी, मैं तो बस पूछ रहा था आपसे।
महापंडित जी, मेरी भी एक इच्छा है, वो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है। इस बार वो बस पूरी ही होने वाली है। बस आप आशीर्वाद दे दीजिए कि वो बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो तुम्हें आज रात से लेकर तब तक तालाब में एक एक करके पत्थर डालने होंगे जब तक कि तुम्हारे पास कोई सुंदर उड़ता हुआ घोड़ा ना आ जाए। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हें यह करते हुए कोई देख ना ले। अगर तुमने जरा सी चालाकी करी तो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं करूंगा ना। आप बस बताइए कि इच्छा तो पूरी हो जाएगी ना? हाँ हाँ, हो जाएगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बस तब तक किसी से बात मत करना। मंत्री भानु आधी रात में किसी से मिलने जाते हैं। काम हो गया? जी, काम हो गया है। यहाँ सब पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। इन सबको क्या पता ये इनकी आखिरी पूजा है। ध्यान से काम करना, अगर गड़बड़ी हुई अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आप चिंता मत करिए, किसी को शक नहीं होगा। वो सब तो राजा की सलामती के लिए पूजा में लगे हुए हैं। मुझे हर छोटी चीज की खबर समय पर मिल जानी चाहिए। जी, वो मैं कह रहा था कि मैं आने वाले दिनों में आपसे मिल नहीं पाऊंगा। महारानी ने मुझे बाकी सब चीजों में उलझाया है, तो आपसे मिलने का समय नहीं मिल पा रहा। जैसे तैसे आज मिल पाया हूँ। अगर आज के बाद ऐसे निकला तो किसी को शक न हो जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तुम नजर रखना बस। जी। अब मैं महापंडित जी के बताए नुस्खे को आराम से कर पाऊंगा। इसलिए मेरा नाम है भानु, हार कभी न मानू। उसके बाद अजनबी दुश्मन राजा से मिलने घोड़े पे बैठ के निकलता है। ब्रिजभान, सब कुछ योजना के मुताबिक ही होना चाहिए। छोटी सी भूल हम सबको मरवा सकती है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। आप बेफिक्र हो जाइए, सब कहे अनुसार ही होगा। हमें सुबह होते ही राज्य में हमला करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि राजा कभी भी वापस आ सकता है। इसलिए सभी जगह अपने सैनिक तैनात कर दो, और याद रहे छोटी सी गलती भी ना हो पाए। उसके जाने के बाद महापंडित ने अपने सैनिकों को आधी रात में महारानी को उनसे मिलने को कहा। आधी रात को रानी अरविंद से मिलने आई। सुनो अरविंद, तुम पूजा में पंडित की जगह बैठोगे और सारी प्रजा को बसंत उत्सव की सुबह होने से पहले आधी रात के समय हाथ में मशाल लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आने को कहना, और तुम मौका पाते ही सरहद की दिशा में माता रानी की जय, माता रानी की जय का नारा लगाते हुए जाना शुरू कर देना। जी बुआ, आप परेशान ना हो, सब योजना के मुताबिक होगा। दोनों अपने अपने कमरे में लौट गए। सुबह बसंत उत्सव से पहले पूजा हुई। सुनिए, आप सब बसंत उत्सव की सुबह होने से पहले आधी रात के समय हाथ में मशाल लेके जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ चलते रहना और माता रानी की जय का नारा लगाते रहना। माता हम सब पे कृपा बनाए रखेंगी। बसंत उत्सव के दिन सुबह होने से पहले सभी लोगों को लेकर महापंडित सरहद की दिशा में जाने लगे। वहाँ जैसे ही दुश्मनों ने रोशनी को अपनी ओर आते हुए देखा, वो सब डर गए। लगता है राजा को हमारी साजिश के बारे में पता चल गया है, हमें तुरंत वापस जाना होगा। वो जैसे ही कुछ दूरी तक पहुंच पाए, वैसे ही उन्हें राजा मालसार और राजा भैरव सिंह दोनों की सेनाओं ने दुश्मनों को घेर लिया। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? मेरी गैर हाजिरी में ये बुज़दिलों वाला कृत्य तुम्हें शोभा देता है? तुम्हारे पिता ने हमारे पिता को हमेशा युद्ध में पराजित किया और उन्हें उन्हीं के देश में अपमानित कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे मित्र देश पर पहले हमला किया और वहां तुम्हें भिजवाकर
तुम्हारे देश पर हमला करने के लिए चला आया, लेकिन मेरी चाल उल्टी पड़ गई। मुझे बताओ, इस समय तुम्हारा साथ किसने दिया? बिना किसी गद्दार के यह संभव नहीं। तुम्हारे भाई और मंत्री भानु ने। क्या वीर ने तुम्हारी मदद की? वो ऐसा नहीं कर सकता। यह सच है। कुछ महीनों पहले जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, उसके बाद जब वीर तीर्थ पर निकल गए थे, असल में वो पता करने निकले कि वो हमला किसने किया है। जब उन्हें पता चला कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है, तो वो मेरे पास आए। मैं डर गया था, मुझे लगा मैं मारा जाऊंगा, पर राजकुमार वीर ने मुझको आपको मारने का आदेश दिया, और उनकी बात न मानता तो वो मुझे मरवा देते, इसलिए मैं मान गया। वीर और भानु जहां भी हैं, उन्हें तुरंत पकड़ लो। उनका फैसला हम राज दरबार में करेंगे। और तुम बृषभान, अगर तुमने आज के बाद हमारे देश पर आंख उठा के भी देखा, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोचो कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें कारागार में कैद कर दूं। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं आपका अपराधी हूं। मैं जानता हूं कि कैसा लगता है जब एक देश अपने राजा के बिना मुश्किलों का सामना करता है। इसलिए जाओ, अपने देश वापस लौट जाओ, और आगे से कभी भी इस तरह के ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि अगली बार मैं दया नहीं दिखाऊंगा। जाओ, अपने देश की रक्षा करो और एक अच्छे राजा बनो। धन्यवाद महाराज, आप सच में दयालु और महान हैं। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके पश्चात राजा महल में लौटे। जाओ, भानु को मेरे सामने लाओ। पकड़ लो इस भानु को। अरे रुक जाओ, कहाँ ले जा रहे हो? अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो? सेनापति, तुम कब लौटे? अरे अरे रुको। लीजिए महाराज, हम भानु को ले आए, और ये है राजकुमार वीर। महाराज देखिए ना, ये सेनापति मुझे किस तरह से पकड़कर ले आए हैं। क्या हुआ मंत्री भानु, आपको उड़ने वाला घोड़ा दिखा कि नहीं? अब आपको कैसे पता इस बारे में? भला मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, आखिर महापंडित हैं हम। क्या? इस भानु को ले जाओ और इसे बंद कर दो कारागार में। और वीर, तुम्हें तो मैंने अपना सब कुछ माना था। तुमने जब जाने की बात की तो मैं कई दिनों तक दुखी था, क्योंकि बचपन से ही तुमसे ज्यादा अपना मेरा कोई नहीं था। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? बचपन से ही हम दोनों हर चीज में बराबर थे, चाहे वो बुद्धि हो या शक्ति। तो फिर क्यों महाराज तुम्हें बनाया गया? कि तुम बड़े हो इसलिए? एक बार भी मैं कितना काबिल हूं ये जानने की किसी ने कोशिश तक नहीं की। एक ही परिवार में इतना भेदभाव कैसे? क्या राजगद्दी बड़े छोटे के भेद से मिलती है? अगर आज ये सब ना होता तो तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। वीर, मेरे भाई, एक बार प्यार से कहा होता, मैं सारा राजपाट त्याग संन्यास ले लेता, लेकिन राजद्रोह कदापि मंजूर नहीं। जाओ, इसे कारागार में डाल दो। मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। आज इस धोखे ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। लेकिन महारानी, मैं आपसे बहुत खुश हूं। आज आपकी वजह से मेरी प्रजा सुरक्षित है और मेरा अस्तित्व बना हुआ है। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब आपकी ही नहीं, मेरी भी प्रजा है। इन सब की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा था ना कि मैं आपके साथ सदैव खड़ी रहूंगी। राजा मलसार, आपने इन दिनों हमारी जो भी मदद की, हम आपके बहुत आभारी हैं। अरे महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं? हम एक परिवार हैं। जब हमें आपकी जरूरत पड़े तो मदद कर देना। सब हंसने लगे। बिल्कुल, हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। एक बात बताइए महारानी, आपको कैसे पता चला कि मंत्री ही जासूस है? महाराज, जब अरविंद महापंडित बन के महल आया था, तब मैंने देखा कि मंत्री भानु कुछ ज्यादा ही उतावले थे महापंडित को मिलने के लिए। बाद में जब मंत्री भानु महापंडित से मिलने गए तो अरविंद को भी भानु पर शक हुआ।
इसलिए हमने भानु के पीछे जासूस लगा दिए और भानु इच्छा पूरी करने वाली विधि में लगा दिया ताकि वो हमारी योजना को ना समझ पाए। वाह महारानी वाह, अति उत्तम। पर महाराज, राजा रविसार के यहाँ कैसी परिस्थितियाँ हैं? महारानी, हमने और राजा रविसार ने मिलकर दुश्मनों को देश से निकाल भगाया। सेना अधिक थी, इसलिए ये काम जल्दी ही हो गया। मुझे जैसे ही गुप्तचर ने यहाँ के बारे में बताया, मैं वैसे ही वहाँ से चला आया। महाराज, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप सही सलामत लौट आए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमें इस बार के उत्सव में उन्हें भी बुलाना चाहिए। राजा ने राजा रविसार को उत्सव में सम्मिलित होने का न्योता भिजवाया। सभी के आने के बाद बसंत उत्सव देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हमें ये सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में यदि व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे और संयम के साथ कार्य करे तो वो हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है।